हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। तो आज हम लोग एक साइंस का टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम लोग प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको रेजिस्टेंस से रिलेटेड, प्रतिरोध से रिलेटेड जितना सारे क्वेश्चन होते हैं सभी क्वेश्चन का डिस्कशन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन प्रतिरोध पहले आता कैसे है, प्रतिरोध हम लोग क्या होता है, उसके बारे में एक एक कर करके हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ओम का नियम, कि ओम का नियम क्या होता है। तो अगर हम ओम का नियम का बात करते हैं तो ओम का नियम क्या कहता है, बेसिकली हम लोग दो चीजें जानते हैं, एक होता है धारा, विद्युत धारा, और एक होता है विभवांतर। ये दोनों के बारे में थोड़ा बहुत पहले से आपको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए कि हम यहाँ पर विद्युत धारा और विभवांतर के बारे में डिस्कशन करने वाले नहीं है। यहाँ पे हम थोड़ा सा चीजें बता देते हैं कि अगर कोई भी मेरे पास इक्विपमेंट है, कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है, मान लेते हैं कि एक बल्ब है और ये एक बल्ब है, हम ये मान लिए, और इसका दो टर्मिनल निकला हुआ है, दो तार निकला हुआ रहता है। तो इसके बीच में क्या होता है, कुछ विभवांतर दिया जाता है, कुछ क्या किया जाता है, विभवांतर दिया जाता है, जिसको हम लोग वोल्टेज के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। तो उस वोल्टेज को हम लोग V से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, V से। और उस वोल्टेज जब इसके बीच में विभवांतर जाए तो कोई तार से इसमें धारा भी प्रवाहित होता है, तो उस धारा को हम लोग किससे दिखाते हैं, I से, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो ओम का नियम क्या कहता है, बेसिकली कि अगर कोई चालक है, चालक का मतलब हो सकता है कोई तार है जिसका भौतिक अवस्था क्या है, फिक्स है, ना बदला जाए, मतलब भौतिक अवस्था में कोई भी बदलाव नहीं करना है, तब क्या देखने को मिलता है, जो इसमें विद्युत धारा होता है उस चालक के अंदर, उसका जो प्रबलता होता है, चालक के सिरों के बीच में जो लगने वाला विभवांतर होता है उसको क्या होता है, समानुपाती होता है, उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। फिर से यहाँ पे समझे, विभवांतर को V से दर्शाते हैं, अब विभवांतर जो होता है समानुपाती होता है किसके, धारा से। धारा को हम लोग करंट कहते हैं, धारा को हम लोग I से दर्शाते हैं। तो वही चीज बेसिकली ये बोल रहा है कि जो ये धारा होता है, जो विभवांतर होता है, ये समानुपाती होता है किसके, I का। ये समानुपाती का साइन होता है। ये जो मैंने साइन दिया है किसका साइन होता है, समानुपाती का साइन होता है। तो क्वेश्चन यहीं पर यहाँ बोला जा रहा है कि ओम का नियम क्या कहता है कि जो ये V होता है, जो विभवांतर होता है, वो विद्युत धारा के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। क्लियर है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये क्या है, विभवांतर है, कोई भी चालक का हो सकता है, चालक का तार के बीच में भी क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है, तो वही विभवांतर का बात हो रहा है। और ये उसमें जो धारा प्रवाहित होता है, धारा का बात हो रहा है कि दोनों एक दूसरे क्या होता है, समानुपाती का बेसिकली बेसिक मतलब क्या होता है, समानुपाती का बेसिक मतलब होता है कि अगर धारा को जैसे बढ़ाते हैं उसी प्रकार से क्या होता है, उसमें विभवांतर में भी क्या होता है, वृद्धि होता है। जैसे पैसा और कोई मान लो चीनी, अगर चीनी का वजन बढ़ाएंगे तो पैसा भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो वो दूसरे क्या कहलाएगा, समानुपाती कहलाता है। तो यहाँ पे समानुपाती का मतलब यही है कि धारा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, विभवांतर भी बढ़ता है, या विभवांतर को बढ़ाएंगे तो उसमें धारा भी क्या होगा, बढ़ेगा, यही देखने को मिले। जैसे घरों में विभवांतर का बात करते हैं, घरों में विभवांतर कितना होता है, 240 वोल्ट का करंट है, 240 वोल्ट का वो क्या होता है, वोल्टेज होता है, जिसको हम लोग विभवांतर हिंदी में कहते हैं। तो 40 वोल्ट का क्या हम वोल्टेज देते हैं, तो उसके कारण उसमें तार में क्या होता है, कुछ धारा प्रवाहित होता है, तो एक दूसरे के दोनों क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। और जब भी समानुपाती साइन हटाएंगे और इसको इक्वल बनाएंगे, समानुपाती साइन को क्या बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे, तो जब भी यह समानुपाती साइन को इक्वल बनाते हैं तो कोई ना कोई एक स्थिरांक आता है, नियतांक आता है, कोई ना कोई क्या आएगा, एक स्थिरांक आएगा और या एक नियतांक देखने को मिल जाता है। तो कोई ना कोई एक क्या होता है, स्थिरांक होगा या नियतांक होता है। और वही यहाँ पे जो नियतांक आता है जिसको हम लोग R से दिखाते हैं, तो R यहाँ पे एक नियतांक के रूप में हम लोग को देखने को मिल जाता है। और यही नियतांक जो होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब पूरा हम लोग आज का जो डिस्कशन होने वाला है इसी प्रतिरोध के बारे में होने वाला है। तो जो यहाँ पे नियतांक आया, जो R आया, तो R एक क्या है, तो R यहाँ पे क्या होता है, एक नियतांक होता है। सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, इसको हम लोग नियतांक का इंग्लिश मतलब समझेंगे तो इसका मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब जिसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब ये इसका मान में जब परिवर्तन नहीं होता है तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। V जो होता है I के क्या होता है, समानुपाती होता है। और यहाँ से अलग अलग तरीका से फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। V बराबर IR एक फॉर्मूला निकल के आ गया, बेसिकली ये फॉर्मूला पहले ध्यान में रखें।
और यहाँ से आई बराबर भी लिख सकते हैं, आर इधर भाग में आ जाएगा तो इसको भी बटे आर भी लिख सकते हैं, ये दूसरा तरीका से याद रख सकते हैं। यहाँ से आर बराबर भी लिख सकते हैं, तो आर आई इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में तो भी बटे आई भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये तीनों फार्मूला एक ही टाइप का है, कोई एक याद रहे तो तीनों फार्मूला आप याद रख सकते हैं। तो आपको ये तीनों फार्मूला ध्यान में रखना है, आई बराबर भी बटे आर या आर बराबर भी बटे आई या भी बराबर आई आर, यही ओम का नियम होता है। तो ओम का नियम क्या हो गया, भी बराबर आई आर निकल के आ गया। क्लियर है यहाँ से, तो ये फॉर्मूला ध्यान में। और यहाँ पे जो नियतांक आर आया, ये इसी नियतांक को, यही नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं, इसी नियतांक को हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, और इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आज का पूरा डिस्कशन इसी रेजिस्टेंस पर होने वाला है कि रेजिस्टेंस क्या क्या काम कर सकता है, और किसी तार में होता है तो रेजिस्टेंस कैसा होता है, तो रेजिस्टेंस का जो बनावट होता है। चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक आप आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, प्रतिरोध के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे आकृति देख सकते हैं, ये जो है इसी प्रकार का रेजिस्टेंस दिखता है। अगर नॉर्मल रेजिस्टेंस का बात करेंगे, रेजिस्टेंस सिर्फ इसी में नहीं होता है, रेजिस्टेंस हर एक इक्विपमेंट में होता है, बल्ब में होता है, हीटर में होता है, हर एक चीजों में रेजिस्टेंस होता है। तार में भी रेजिस्टेंस होता है, तार का भी कुछ अपना रेजिस्टेंस होता है। लेकिन अगर अलग से कोई रेजिस्टेंस खरीदते हैं मार्केट से, रेजिस्टेंस इस प्रकार का रहता है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है, चलिए आगे का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम का नियम समझ गए, अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का पहले एक बार डेफिनेशन देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में किसी पदार्थ के अणुओं के द्वारा जो रुकावट उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को प्रतिरोधक का प्रतिरोध कहते हैं। उसी प्रतिरोधक का, जब तार के अंदर या किसी चालक के अंदर, चालक बोले चालक में ही क्या होता है, करंट फ्लो होता है। धारा किसमें फ्लो होता है, चालक में ही। धारा फ्लो होने का, करंट फ्लो होने का मतलब क्या है, बेसिकली जो तार होता है, अगर हम तार का बनावट देखिए, जो तार होता है, तार ज्यादातर हम लोग देखने को मिलता है जो सिलेंडर के आकार का रहता है, इसी प्रकार का तार होता है। तो ये तार में हम लोग जो बोलते हैं धारा प्रवाहित हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, इस तार में करंट प्रवाहित हो रहा है। तो बेसिकली करंट क्या होता है, ये करंट जो प्रवाहित हो रहा है, जैसे हम लोग बोल देते हैं पानी का प्रवाह को भी, उसको भी धारा कहते हैं। जब पानी अगर बहते रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये धारा है। तो इसमें आखिर क्या बहता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये धारा प्रवाहित हो रहा है, करंट प्रवाहित हो रहा है। पानी में तो हम लोग देखते हैं कि जल प्रवाहित होते रहता है, जल बहते रहता है, तो हम लोग बोलते हैं धारा बह रहा है, नदियों में धारा बह रहा है। लेकिन यहाँ पे जो अगर बात करेंगे कि ये तार है, तो तार में क्या प्रवाहित होता है, तो बेसिकली आपको ध्यान में रखना है, जो तार होता है उस तार में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन बहता है, इलेक्ट्रॉन बहता है। तो इसी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम लोग, इसी इलेक्ट्रॉन किसी एक दिशा में बहते रहता है, ये तभी बहता है जब इसके बीच में कुछ विभवांतर उत्पन्न करते हैं, तब मतलब वोल्टेज देते हैं तब। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक दिशा में बहने लगता है, तो उसी इलेक्ट्रॉन के बहने को हम लोग क्या कहते हैं, धारा करंट कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, विद्युत धारा के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर है, तो इलेक्ट्रॉन बहता है इसके अंदर, वही इलेक्ट्रॉन जब हम लोग क्या करते हैं, तार को छूते हैं, तो वही इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में आता है, जिसके कारण हम लोग को क्या होता है, झटका लगता है, देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं विद्युत प्रतिरोध को, तो ज्यादा अलग अलग डिस्कशन पे नहीं जाएंगे हम लोग, मेन फोकस मेरा रहेगा प्रतिरोध के बारे में ही। नहीं तो हम लोग डिस्कशन इस टॉपिक से डिस्कशन करेंगे तो बहुत बड़ा डिस्कशन होते चला जाएगा। तो प्रतिरोध का बात करते हैं, तो धारा को रोकने का काम करता है। ये क्या काम करता है, धारा को रोकने का, या बोल सकते हैं सिंपल किसको, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकने का। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है, प्रवाह कर रहा है, उसमें ये रुकावट उत्पन्न करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जब भी कोई चीज से कोई चीज बहता है तो अभी से कुछ ना कुछ रुकावट होता है, किसी ना किसी कारण से रुकावट होता है। तो जब ये तार के अंदर इलेक्ट्रॉन बहता है, इलेक्ट्रॉन बहेगा तो किसी न किसी कारण से, किसी न किसी किस से टकरा कर ये क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ रुकावट उत्पन्न होता है, और वही जो रुकावट उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस तार का प्रतिरोध कहते हैं। जो रुकावट उत्पन्न करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध करते हैं। तो एक तार का भी अपना प्रतिरोध होता है, ऐसा नहीं कि तार है तो पूरा क्लियरली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहते रहेगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें तार का क्या होता है, रुकावट उत्पन्न देखने को मिलता है। तो बेसिकली उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के में जो रुकावट उत्पन्न कर दे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध करते हैं। क्लियर है। अब
किसी किसी में ये ज्यादा क्या करता है, ज्यादा रुकावट उत्पन्न करता है। किसी किसी तार में, तार अलग अलग पदार्थों का बना हुआ रहता है, किसी किसी तार में ये ज्यादा रुकावट उत्पन्न करता है। तो वो क्या होने लगता है, जितना ज्यादा रुकावट उत्पन्न होगा उतना ही वो चीज क्या होता है, गर्म होता है। जैसे कि हम लोग आयरन का यूज करते हैं, तो आयरन गर्म कैसे हो जाता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होता है उसका प्रतिरोध, उसमें जो आयरन होता है, लोहा होता है, वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या करता है, बहुत तेजी से रोकता है, रोकने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन बहने की कोशिश कर रहा है, उसको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। तो जब कोई चीज बह रहा है उसको रोकेंगे तभी से टकराएगा, और टकराएगा तो क्या करेगा, हीट उत्पन्न करता है। कोई दो चीजों को टकराएंगे तो क्या करेगा, हीट उत्पन्न करेगा। तो उसी प्रकार से इसमें जब इलेक्ट्रॉन बहता है, तो इलेक्ट्रॉन बहने के कारण जब उसको कोई रोकने की कोशिश करता है तो जाके टकराता है उससे, और टकराने से क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है, जिसके कारण हम आयरन कर पाते हैं। जितना भी हीटर का सामान होता है सब में इसी प्रकार से काम होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे वही चीज होता है, तो किसी में कम रहेगा, किसी में ज्यादा रहेगा प्रतिरोध। जितना ज्यादा प्रतिरोध रहेगा उतना ज्यादा वो गर्म होगा, उतना ज्यादा तारों क्या देखने को मिलेगा, गर्म देखने को मिलेगा। तो यही क्या होता है, प्रतिरोध का काम होता है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या करता है, रोक देता है। अब तो ये बेसिकली हो गया कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ये रोक देता है। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिरोध होता है, अब ये क्या क्या चीजों पर डिपेंड करता है। अब वैसे प्रतिरोध है तो ये किन किन बातों पर निर्भर करता है कि किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, किसका प्रतिरोध कम होगा, ये किन किन बातों पर निर्भर करेगा, उसका डिस्कशन अब हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले बताया जाता है कि ये जो प्रतिरोध को हम लोग अभी देखें कि इसको किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। तो ये बताया जाता है, ये सबसे पहला चीज आपको याद रखना है कि ये प्रतिरोध के लंबाई पर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए यहाँ पे बना लिए, तार का बनावट कुछ इस प्रकार का ही होता है, सिलेंडर का आकार का, बेलनाकार का आकार। इस तार के मान लेते हैं कि लंबाई जो है, लिखना चाहते हैं चालक की लंबाई L मान लेते हैं, और इसका एक अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। अनुप्रस्थ किसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। जो सामने से जब कोई चीज को, गोलाकार चीज को ऐसे काटते हैं, तो गोलाकार चीज को ऐसे काटेंगे तो सामने से ये गोला एक दिखाई देगा, वृत्त जैसा दिखाई देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। जब सिलिंड्रिकल आकार आकृति देखते हैं वेदांत का, तो ऊपर से यहाँ पर सामने से देखते हैं तो सामने से एक वृत्त की आकृति दिखेगा। सामने से जब यहाँ पे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ सामने से जब हम इसको देखेंगे तो सामने से क्या दिखेगा, हमको वृत्त की आकृति दिखेगा। यही वृत्त की जो आकृति होती है इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया वृत्ताकार आकृति का होता है, इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर होगा, और इसका जो रेडियस होगा ऑब्वियस है कि यहाँ से जो यहाँ तक का दूरी होगा वही इसका क्या होगा, रेडियस होगा। क्लियर है। तब पाई आर स्क्वायर इसको लिखते हैं। लंबाई L है, इतना तो बात क्लियर है। अब इसका, अब ये किस पदार्थ का बना हुआ है वो किस पर डिपेंड करता है, तो उसके हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल पहले आ जाते हैं कि ये जो प्रतिरोध होता है लंबाई के क्या होते हैं, प्रतिरोध जो होता है लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब क्या है, जिस तार का लंबाई जितना ज्यादा होगा, जिस तार का लंबाई जितना ज्यादा होगा उस तार का प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। समानुपाती का मतलब यही होता है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, मतलब लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है। उसी प्रकार से बताया जाता है जो प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम माने हैं, उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या होता है, लंबाई को हम लोग लेंथ कहते हैं, तो ये लेंथ हो गया। और ये जो होता है इसको लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको क्या कहते हैं, हिंदी में लिखना चाहते हैं इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक, लेंथ को लंबाई कहेंगे। कोई क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये दो चीजों का क्या होता है, समानुपाती होता है। लेकिन यहाँ पे नीचे में ए है, क्षेत्रफल क्या है, नीचे में है। नीचे का मतलब क्या है कि अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, घटेगा, या इसको घटाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब इसको बोलते हैं कि ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। जब उल्टा लिखते हैं तो ये क्या बोला जाता है कि व्युत्क्रमानुपाती है। सिंपल मतलब है कि इसको घटाने से ये बढ़ेगा या इसको बढ़ाने से ये घटेगा, उल्टा होगा, उल्टा चलेगा यहाँ पे। क्लियर है। तो मतलब क्या है कि क्षेत्रफल अगर ज्यादा होगा तब प्रतिरोध क्या होगा, उसका कम होगा। क्षेत्रफल ज्यादा होगा तब प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा।
सिंपल समझ सकते हैं कि अगर इसको मोटाई बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। और सिलेंडर का ऐसे मोटाई क्या है, इसे मोटाई को बढ़ा दी, मोटाई बढ़ने से इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा था, जो रुकावट उत्पन्न हो रहा था, कम रुकावट उत्पन्न होगा। हमको पता है कि अगर रोड को क्या करते हैं, चावला कर देते हैं, रोड को चावला करने से गाड़ी को जाने में आसानी होता है, लेकिन रोड को पतला रखते हैं तो गाड़ी क्या होता है, फंसता है, जाम लगता है। तो सिंपल वहां पर यहीं पर यही चीज होता है कि अगर इसको चावला कर देंगे, जब इसको चावला कर देंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से प्रवाह कर सकता है, इसलिए उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रतिरोध कम होगा तब ना आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रवाह करे। जिसका प्रतिरोध ज्यादा, उसमें क्या होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रतिरोध कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो अच्छा होगा, मतलब करंट अच्छा फ्लो करेगा। क्लियर है ना। ये इसीलिए इसका क्या होता है, विरोधानुपाती होता है। अब ये दोनों को साथ में जब लिखते हैं तो लिखा जाता है कि आर जो समानुपाती होता है किसके, एल बाई ए के। आर जो समानुपाती होता है किसके, एल बाई ए के। इतना बात क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि R जो समानुपाती होता है L बाई आर। अभी थोड़ा देर पहले हम चर्चा किए थे, जब भी समानुपाती साइन हटाते हैं, जब भी समानुपाती साइन हटाते हैं एक स्थिरांक आएगा, और यहाँ पे जो स्थिरांक आता है उसको रो बोलते हैं, रो बटे ए। क्या कहते हैं, रो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं। इसको पढ़ते क्या है, रो, RHO, रो क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो ये रो कहलाता है। तो आर जो यहाँ पे एक स्थिरांक आएगा क्या, रो। तो रो एक यहाँ पे नियतांक, जिसको बोले स्थिरांक बोले, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। ये क्या है, एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। लेकिन इस नियतांक का तो कोई ना कोई नाम होगा ना। नियतांक को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो नियतांक का कोई ना कोई नाम होगा। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो निकल के आता है, तो रो को यहाँ पे क्या बोला जाता है, तो रो को नाम क्या दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। इसको प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। इसको हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। और इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश में भी लिख देते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी, इसको रजिस्टिविटी के नाम से हम लोग जानते हैं। रजिस्टिविटी, इसको हम लोग रजिस्टिविटी के नाम से इंग्लिश में जानते हैं, या इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं। या चलिए इधर लिख देते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, और इसका एक और जो नाम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध, स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के भी नाम से जानते हैं, ध्यान में रखिएगा। लेकिन अभी एक ही नाम याद रखिए, इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। कंफ्यूजन बढ़ते जाएगा। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के भी नाम से जानते हैं, प्रतिरोधकता के भी नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर इतना सारी चीजें क्लियर है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गया हम लोग का किसका फार्मूला, तो आप इसको घेर कर रखे। ये हम लोग का जो फार्मूला निकल के आया, ये हम लोग का रेजिस्टेंस का फार्मूला हो गया। ये प्रतिरोधकता। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, क्या, प्रतिरोधकता। ये बेसिकली प्रतिरोधकता क्या होता है, तो पदार्थ पर डिपेंड करता है। अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोधकता अलग अलग होता है। यही डिपेंड करता है कि ये पदार्थ के क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है, कौन, प्रतिरोध, कि पदार्थ कैसा है, एल्युमिनियम का है कि आयरन का है, किसका पदार्थ है, जो चालक है वो किसका पदार्थ है, उस पर क्या करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, प्रतिरोध डिपेंड करता है। इसीलिए इसका फार्मूला जो निकल के आता है, रो एल बटे ए निकल के आता है। क्लियर है ना। अब चलते हैं आगे का डिस्कशन हम लोग करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले या कॉपी या पेन रख ले, आराम से नोट डाउन करें, सबसे अच्छा वही है। अब हम लोग ये जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, प्रतिरोध, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको ओम कहते हैं। हिंदी में हम लोग ओम लिखते हैं। ठीक, जिसको संकेत में कैसा दिखाया जाता है, तो संकेत ऐसा होता है इसका, ये ध्यान में रखना है। इसको इस प्रकार से ओम को दर्शाया जाता है। तो ओम से सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि रेजिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक याद रखना है, ओम होता है, इतना तो ध्यान में रहेगा। ये ओम किसके बराबर होता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है। तो हम लोग अभी पढ़े, एक फार्मूला पढ़े, क्या पढ़े, V बराबर आई आर, ये आर आई। ठीक है, ये फार्मूला आपको ध्यान से, आर का मान अगर लिखते हैं तो आर बराबर क्या होगा, V बटे आई होगा। अब इसका मात्रक को हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं कि मात्रक क्या होता है। अभी हम लोग पढ़े कि ओम का मात्रक कितना होता है, तो इसको 1 ओम लिख लेते हैं।
यहाँ पर वोल्टेज क्या है, विभवांतर है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। अब वोल्ट को हम लोग सबको 1 लेते हैं, तो 1 वोल्ट अगर लेते हैं, यहाँ पर जो करंट होता है, धारा होता है, उसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, इसको 1 एम्पियर लिख लिए। अब यहाँ पर 1 ओम बराबर क्या निकल के आएगा, 1 में 1 से भागो 1 ही होगा, 1 वोल्ट पर एम्पियर होगा। क्या होगा, 1 वोल्ट पर एम्पियर होगा। तो बेसिकली आपको ये भी ध्यान में रखना है, कभी कभी दे देगा वोल्ट पर एम्पियर किसका मात्रक होता है, कभी ऐसा है कि ये प्रतिरोध का ही मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर भी होगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम भी होगा, याद रखना है। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं कि 1 ओम बराबर, फॉर्मूला निकल के आएगा 1 वोल्ट। लिखना है तो वोल्ट लिख सकते हैं, 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो हिंदी में भी लिख सकते हैं 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर। और ये जरूर याद रखना है, इसको भी और इसको भी, दोनों को याद रखना है कि एक तो पहले याद रखना है प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। अगर 1 ओम किसके बराबर होता है, तो 1 वोल्ट पर एम्पियर के बराबर होता है। आपको ये ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर। अब प्रतिरोधकता का भी एसआई मात्रक पूछा जाता है। तो प्रतिरोधकता हम लोग पढ़े, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं। और रो का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, ओम मीटर होता है। रो का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है, ओम मीटर होता है। ये भी कैसे आता है, निकाल सकते हैं। अभी हम लोग पढ़े कि आर बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। क्लियर है। यहाँ से आ जाते हैं, आर हमको रो का निकालना है, मतलब इसका जिसका निकालना है उसको एक तरफ रखेंगे। ये इधर भाग में है, इधर आएगा गुना में, एल इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में। तो रो का मान क्या निकल के आएगा, आर ए बटे एल निकल के आ जाएगा। हमको रो का मात्रक चाहिए, किसका चाहिए, रो का। तो रो का मात्रक, या इसको प्रतिरोधकता का भी मात्रक लिख सकते हैं। तो मात्रक निकालने का तरीका है, यहाँ पर सबका मात्रक लिखेंगे। प्रतिरोध है यहाँ पे, आर का मतलब क्या, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो इसको सबको एक रूप में लिखा जाता है, 1 ओम। धारा का मात्रक करंट का तो 1, सर यहाँ पे धारा नहीं है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, किसको पता है, ऑब्वियस है। क्षेत्रफल का मात्रक हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसा ही मात्रक का बात करेंगे तो मीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ पे कट जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 1 ओम मीटर क्या आ गया, 1 ओम मीटर आया। वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1, इसको हम लोग ओम लिख सकते हैं, ओम। इसको क्या लिखेंगे, मीटर। तो 1 ओम मीटर ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पर चर्चा की। तो अगर याद भी नहीं है तो यहाँ से मात्रक निकाला जा सकता है इस फॉर्मूला से। क्लियर है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, हम लोग आगे का डिस्कशन करते हैं। अगर लिख रहे हैं तो उसके लिए हम रुक नहीं, तो वीडियो को पॉज कर लेना। वीडियो को पॉज करके आप पहले नोट डाउन कर ले, तब जाके आगे का देखें। देखो, जो ये प्रतिरोधकता होता है, रेजिस्टिविटी होता है जो, तो रेजिस्टिविटी जो होता है बेसिकली वो एक चीज पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, तो ताप पर डिपेंड करता है। दूसरा बोला गया है कि चालक का ताप बढ़ने से बढ़ती है। जो रेजिस्टिविटी होता है, प्रतिरोधकता होता है, अगर ताप बढ़ेगा तो ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोधकता भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो प्रतिरोधकता, अभी देखो आर का जो फॉर्मूला लिखे वो सामने सामने है ना, रो एल बटे ए, ये सामने सामने है। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ता है, तो ये भी बोल सकते हैं ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर है। बस इतना टर्म्स याद रखना, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको हम यहाँ पे दे दिए। किसी भी चालक का अगर ताप बढ़ता है तो उसका प्रतिरोधकता बढ़ता है, बस आप इतना ध्यान में रखना है। इसके लिए एक फार्मूला भी होता है, लेकिन उतना हम लोग डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। अब कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन सबको पहले अच्छे से पढ़ लेना है, क्वेश्चन क्या बोला गया है, तब उसके बाद देखना है, समझना है किस प्रकार से बनाया जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे तो एक प्रतिरोध के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्ट मीटर का पठन 10 वोल्ट मिलता है यदि प्रतिरोधक में
0.05 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा बोलना है। एक प्रतिरोधक के सिरों पर बैटरी जोड़ा जाता है, कोई एक प्रतिरोध है, हमें समझना है। यहाँ पे प्रतिरोध को ऐसे नॉर्मल हम दिखाते थे, इस प्रकार से दिखाते, इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है प्रतिरोध का, कॉपी वगैरह पर दिखाने के लिए प्रतिरोध कैसा दिखाया जाता है। इसके बीच में एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया जाता है, बैटरी को ऐसे दर्शाया जाता है, इधर वाला को बोला जाता है निगेटिव, इधर वाला को बोला जाता है पॉजिटिव। जब इस प्रतिरोध का कुछ वोल्टेज दिया, इस वोल्टेज को कितना दे रहे, तो 10 वोल्ट इसको दे रहे, और इसमें धारा जो बह रहा है, धारा कितना बह रहा है, तो आई जो इसमें बह रहा है वो कितना है, 0.05 एम्पियर का धारा बह रहा है। तो इसका प्रतिरोध कितना होगा बताना है। अभी सिंपल हम लोग तीनों में रिलेशन देखे, वोल्टेज पता है, धारा पता है, तो यहाँ जब प्रतिरोध का आर मानते हैं तो इसके लिए फार्मूला भी हम लोग तुरंत देखे थे। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला भी हम लोग देखे थे, V बराबर कितना होता है, आई इंटू आर होता है। क्लियर है, V बराबर कितना होता है, आई इंटू आर होता है। सबका मान दिया हुआ है, V का मान यहाँ पे 10 है, 10 रख देंगे, I का मान 0.05 है, और गुने R हमको निकालना है। 0.05 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 10 बटे 0.05 इंटू आर हो जाएगा। अब यहाँ से पहले दशमलव हटा देते हैं, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो कितना जीरो जाएगा, 2, नीचे बचा क्या 5, 5 से ये कटेगा, 5 दूना के 10, तो ये 200 निकल के आ रहा था, आर बराबर क्या निकल के आया, 200 ओम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा क्या हो जाएगा, 200 ओम हो जाएगा। तो किसी भी अगर प्रतिरोध में 0.05 एम्पियर का धारा प्रवाहित करते हैं, उसको कितने वोल्ट से जोड़े हुए, 10 वोल्ट से जोड़े हुए, बैटरी के 10 वोल्ट से, तो उसका जो प्रतिरोध होगा कितना होगा, 200 ओम निकल के आएगा। क्लियर है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट, इसको आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट डाउन करने के लिए पहले ही बता रहे हैं कि वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना है या स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, इसके बाद वीडियो पूरा देखने के बाद आप इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़ना है, क्या दिया हुआ है, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ओम के नियम पर ही क्वेश्चन है। देख लिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक प्रतिरोध के सिरों पर 12 वोल्ट की बैटरी का संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। तो प्रतिरोध सेम ही डायग्राम, डायग्राम क्या होगा, सेम ही डायग्राम होगा कि एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध को क्या कर रहे हैं, बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, बैटरी के सिरों का कितना विभवांतर है, 12 वोल्ट है, इसमें जो धारा बह रहा है, धारा ऐसे पूरे तार में बहता है, तो धारा बह रहा है तो कितना एम्पियर का धारा बढ़ेगा, 2.5 एम्पियर का धारा बह रहा है, नहीं 2 पॉइंट गलत लिखा गया, कितना है, इसमें धारा जो प्रवाहित हो रहा है आई वो है 2.5 मिली एम्पियर है, क्या है, मिली एम्पियर है, मिली को ध्यान में रखना है तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक। तो यहाँ से प्रतिरोध निकालना है, V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू आर होता है। क्लियर है, इसमें हम लोग मान को रखते हैं, तो V का मान यहाँ पर दिया हुआ है 12, I का मान दिया हुआ 2.5 एम्पियर, तो ठीक है, यहाँ पर मिली शब्द यूज किया है, मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मान कितना होता है उसको लिखना पड़ेगा, तो मिली का मान होता है 10 के पावर -3 होता है, और गुने R हमको निकालना है। चलिए R निकालना था, बाकी ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 12 बटे 2.5 गुने 10 के पावर क्या है -3 है, इसको ऊपर अगर लेके जाते हैं तो 10 के पावर क्या होगा 3 हो जाएगा, इसको अगर ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ से R का जो मान निकल के 12 बटे 2.5 इसको ऊपर लिख लेते हैं, तो 10 के पावर 3 होगा, 10 के पावर 3 का मतलब एक पर कितना जीरो, 3 जीरो, यहाँ का दशमलव हटाना चाहते हैं, हटा के यहाँ पे एक और जीरो पर हटा सकते हैं, दशमलव के बाद एक अंक है, तो अब ये 25 हो गया, 25 से 100 कटता है, 4 मरते उसको 2 जीरो है, कितना आएगा, 12 से गुना कर 12 चौक 48, उस पर 2 जीरो, तो 4800 ओम निकल के आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर यहाँ पर ये मिस्टेक करते सिर्फ 2.5 रखते तो ये आंसर सही नहीं आता, इस बात को ऑप्शन, अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहेगा तो उसमें ये गलती भी दिया रहेगा, जिसमें ये बिना रखे निकालने पर भी ऑप्शन में अवेलेबल रहेगा, और आप सोचिएगा कि हम सही बना के आए, तब मात्रक पर भी ध्यान देना, यूनिट पर भी ध्यान देना, किस यूनिट में वो दिया हुआ है, एम्पियर में दिया रहता है तो डायरेक्ट रखा जाता है, अगर मिली एम्पियर लगा देते तो मिली का मान उसमें रखना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ट्रू 220 वोल्ट के स्रोत से निम्नलिखित में से प्रत्येक कितने विद्युत धारा लेगा। स्रोत जो दिया जा रहा है, बैटरी का जो स्रोत है या कोई भी स्रोत हो सकता है, एसी या डीसी स्रोत हो सकता है, इसमें जो स्रोत है
कितने का है? 220 वोल्ट का स्रोत है। विद्युत बल्ब के तंतु का जिसका प्रतिरोध कितना दिया है? 1100 प्रतिरोध दिया हुआ है। तो हमको इसी में क्या निकालना है? बोल दिया है पहले विद्युत धारा निकालना है। क्या निकालना है? अब देखो सिंपल चीज है कि यहाँ पर एक क्या किया गया है? बल्ब लगा दिया गया। यहाँ पे क्या है? बल्ब है। बल्ब हमको बनाने नहीं आता, अपने बना लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर बल्ब है। तो ये जो बल्ब है, तो बल्ब के दोनों टर्मिनल से जोड़ा जाता है और जोड़ के एक स्रोत दिया जा रहा है। वोल्टेज स्रोत है, ये एसी स्रोत दिखा दे रहे हैं। चलिए डीसी हम दिखाते हैं। तो कितना वोल्ट यहाँ पर दिया जा रहा है? तो 220 वोल्ट दिया जा रहा है इस बल्ब को। जब इस बल्ब को 220, और किसी भी बल्ब का अपना एक प्रतिरोध होता है, सिर्फ प्रतिरोध का ही अपना एक प्रतिरोध है। अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे, कोई तार हो या कोई भी इक्विपमेंट घर पे यूज करते हैं, उसका कोई ना कोई अपना प्रतिरोध होता है। जो बल्ब होता है उसका अपना कोई प्रतिरोध होता है। इस बल्ब का जो प्रतिरोध है कितना है? इस बल्ब का प्रतिरोध 1100 ओम है। कितना है? 1100 ओम दिया हुआ है। तब बोला है कि इसमें धारा कितना होगा। अब यहाँ पे ये धारा निकालना है। अब ये धारा निकालना है और फार्मूला यहाँ पे सेम ही यूज होगा। फार्मूला हम लोग जानते हैं, जो V बराबर होता है क्या होता है? I इंटू आर होता है। V का मान यहाँ पर कितना है? 220 है। और I का बात करते तो I निकालना है और R का मान दिया हुआ है कितना? 1100। उसको इधर लेके आएंगे। I बराबर 220 बटे 1100। जो कटने वाला काट दे, 0 से 0 कटेगा। 11 से कटेगा ये 2 मरतबे, 11 से कटेगा ये 10 मरतबे। और इसको 2/10 को दशमलव में चेंज करेंगे। 2/10 को दशमलव में चेंज करेंगे तो एक अंक पहले दशमलव आ जाएगा, 2 पॉइंट इतना। इसका यूनिट का तो एम्पियर, तो एम्पियर लिखना नहीं भूलना है। तो आई का यहाँ पर जो मान है कितना है? 0.2 एम्पियर निकल के आ गया। बहुत सिंपल था ये 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। 2 नंबर में प्रतिरोध को क्या कर दे रहे हैं? चेंज कर दे रहे हैं। अब जो प्रतिरोध का मान है, अब ऐसा कोई एक हीटर है, हीटर का जो प्रतिरोध है वो कितना है? 110 ओम है। अब यहाँ पर बल्ब नहीं है, उसके जगह पर क्या रहेगा? हीटर लगा है। हीटर रहेगा तो हीटर का भी अपना कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा और उसका प्रतिरोध कितना? 110 है। तो यहाँ से फॉर्मूला वही यूज होगा, I बराबर V बराबर I है। तो V का मान यहाँ पर कितना? वही है, V में कोई अंतर नहीं है। I निकालना है और R यहाँ पे चेंज हो गया कितना? 110। ये इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो I बराबर कितना हो जाएगा? 220 बटे 110। 0 0 करता है ये 2 बार में। या I का मान कितना आ गया? 2 एम्पियर निकल के आ गया। बस हीटर के अंदर से जो धारा प्रवाहित होगा कितना होगा? 2 एम्पियर होगा। बस इतना ही ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो इस प्रकार कभी भी क्वेश्चन दे और क्वेश्चन देखने को भी मिल जाता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन रहता है। बस यही ओम का नियम का फॉर्मूला यूज करना रहता है। यही फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तीनों में से कोई 2 दिया रहेगा, एक निकालना रहेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा है। जितना पूछा जाता है उतना ही डिस्कशन करे। हाई लेवल फिजिक्स यहाँ पे नहीं पढ़ाया जा रहा है, जो कि 11-12 लेवल का पूछा जाता है। ठीक, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है कि जब एक किसी विद्युत हीटर के टर्मिनलों के बीच, यहाँ पर पूरी हीटर का बात किया जा रहा है, और जो विभवांतर दिया जा रहा है कितना? वोल्टेज जो दिया जा रहा है हीटर को 110 वोल्ट दिया जा रहा है। हीटर का स्रोत, जो हीटर का स्रोत है, उस पर विद्युत धारा कितना प्रवाहित किया जा रहा है? 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित किया जा रहा है। यदि विभवांतर को बढ़ा दिया जाता है, क्या किया जाता है? विभवांतर को 220 वोल्ट कर दिया जाता है हीटर के, हीटर से कितना धारा प्रवाहित होगा? देखिए हीटर जो है, हीटर हम सामान खरीदे हैं, और कोई भी सामान जब खरीदते हैं, बल्ब खरीदे, हीटर खरीदे, आयरन खरीदे, उसका प्रतिरोध फिक्स होता है। प्रतिरोध में कोई अंतर नहीं आता। ऐसा नहीं कि उसमें करंट वगैरह बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो फिक्स रहता है। कोई भी इक्विपमेंट खरीदे उसमें प्रतिरोध फिक्स रहता है। तो पहले जितना इसमें वोल्टेज दे रहे थे, जितना धारा प्रवाहित करा रहे थे, उसके हिसाब से हीटर का प्रतिरोध तो हम निकाल सकते हैं ना। इसलिए प्रतिरोध का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, या डायरेक्ट लिखे या ऐसे भी लिख सकते, V बटे I यही होता है ना। यहाँ पर इधर आएगा तो I गुना में आ जाता है, तो वही चीज लिखते हैं हम लोग। यही ओम का नियम होता है। इसमें R पहले निकाल लेते हैं। V पहले कितना था? 110 था। उस टाइम धारा कितना प्रवाहित कर रहे थे? 2। तो ये कटेगा कितना मरतबे? 55 मरतबे। हीटर का प्रतिरोध जो निकल के आ गया कितना आ गया? 55। हीटर का प्रतिरोध में कोई अंतर नहीं आएगा। अब क्या करें? वही हीटर को कितना विभवांतर दे रहे हैं? 220 वोल्ट का विभवांतर दे रहे हैं। तब धारा कितना उसमें से प्रवाहित होगा ये बताना है। तो हमको I निकालना है। तो I बराबर क्या होता है? V बटे R होता है। V आप कितना दे रहे हैं? 220 वोल्ट। ये प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं आता। पहले जितना प्रतिरोध है हीटर का उतना ही रहेगा, इसलिए वो फिक्स रहता है। कंपनी द्वारा जब बनाया जाता है तो हर एक चीज का प्रतिरोध फिक्स रहता है। तो ये कितना? 55 है। तो ये हो गया 55। 11 से कटेगा, 11 पचे, 11 दूना के 20 मरतबे, 5 से ये कट जाएगा 4 मरतबे। इसमें धारा जो प्रवाहित होगा, कितना एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा? 4 एम्पियर का धारा इसमें देखने को मिल जाएगा।
तो इस प्रकार का क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से आप बना सकते हैं, बस यहाँ पे कुछ चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। एक प्रतिरोध से क्वेश्चन पूछा गया है, उसको थोड़ा सा समझना है। क्या दिया है, किसी तार के प्रतिरोध कितना ओम है, ये ओम लिखना शायद भूल गए हैं या कुछ, ठीक है 50 ओम होगा या 5 ओम होगा, इसी में से दोनों में से कोई होगा। यदि इस तार के खींचकर इसकी लंबाई दूरी दूनी कर दी जाए, मतलब लंबाई जो है वो दुगना कर दिया जाए, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा। अगर इसको तार को खींचेंगे तो लंबाई क्या कर रहे हैं, हम दुगना कर दे रहे हैं। जब कोई तार को खींचेंगे, देखिए प्रतिरोध जो डिपेंड करता है, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। जब उसी तार को खींचकर, मतलब उस पर पदार्थ को चेंज नहीं करें, मतलब इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर तार को खींचकर लंबा करेंगे तो ये लंबाई बढ़ेगा, लेकिन जब लंबा करेंगे तो इसका क्षेत्रफल अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल में भी क्या होगा, कमी होगा। जब लंबाई बढ़ाएंगे तो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल भी, जैसे बनाकर दिखाते हैं, मान लो कि ये तार है, जब इसी तार को अभी देखो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल ये है, जब इसी तार को ऐसे खींच के बड़ा करेंगे, क्या करेंगे, इसी तार को खींच के लंबा करेंगे, जब लंबा करेंगे इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, पतला हो जाएगा ना, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी बदल जाएगा। लंबाई कितना कर रहे हैं, पहले जितना लंबाई था एल, बाद में इसका लंबाई दुगना कर दे रहे हैं, कितना 2l कर दे रहे हैं। अब हमको पता करना पड़ेगा, तो ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसमें क्या परिवर्तन होगा, उसमें क्या परिवर्तन होगा, ये हमको पता करना है। देखिए बेसिकली होता क्या है, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, वो डिपेंड करता है इसके त्रिज्या पर। किस पर डिपेंड करता है, इसके त्रिज्या पर। अब देखो जब भी कोई एक पदार्थ को लमड़ा कर दूसरे आकृति में बदलते हैं, मतलब उसमें एक पदार्थ को कोई भी चीज को दूसरे आकृति में बदलते हैं, तो क्या चीज समान होता है, उसका आयतन जो होता है, वॉल्यूम जो होता है, वो क्या होता है, समान होता है। हम लोग बेलन का वॉल्यूम जानते हैं, क्या जानते हैं, बेलन का वॉल्यूम हम लोग ये जानते हैं, जो वॉल्यूम जो होगा पहले का और बाद का वॉल्यूम क्या होगा, समान होगा। हमको जानते हैं कि इसका पाई आर 1 का स्क्वायर इंटू इसका जो लंबाई होता है वही इसका ऊंचाई होगा, तो यहाँ पर लंबाई एल माने हैं। फिर होगा पाई R2 के स्क्वायर, इसका लंबाई कितना हो जाएगा, दुगना हो जा रहा है। तो त्रिज्या में क्या अंतर आया पहले और अभी की अपेक्षा, वो देखना है। अभी का त्रिज्या यहाँ पे R1 ली है, ठीक, तो यहाँ से ये पाई से पाई कट जाएगा, एक एल से एल कट जाएगा, तो R2 का जो स्क्वायर होगा R1 के, यहाँ पर 2 इधर गुना में तो क्या आ जाएगा, भाग में। तो त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है, आर का स्क्वायर में क्या हो रहा है, मतलब अब क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा लिख लेते हैं। तो जो नया क्षेत्रफल बनेगा वो पाई R2 के स्क्वायर होगा, R2 का मान कितना है, R1 के स्क्वायर बटे 2। मतलब जो पहले वाला क्षेत्रफल था, मतलब जो पहले वाला क्षेत्र, यही पहले वाला क्षेत्रफल है, और पहले वाला क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब क्षेत्रफल अगर लंबाई का दोगुना करेंगे तो क्षेत्रफल उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट ध्यान रख, लंबा दुगना करेंगे तो क्षेत्रफल उसका आधा हो रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके पहले का प्रतिरोध अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, रो एल, इसको L1 लिख लेते हैं, या एल ही लिए है तो एल ही ले लेते हैं, ठीक। लेकिन क्षेत्रफल को हम लोग A1 लिए है, ये A2 है, नया वाला जो एरिया है, यहाँ पे A1 लिख लेते हैं। ये पहले का प्रतिरोध, क्लियर है। अब प्रतिरोध कितना होगा, तो R2 बराबर क्या होगा, रो L2, अब लंबाई कितना लिए है, L2 लिए है ना, वहां पे लंबाई लिए ही नहीं, लंबाई दोगुना हो जा रहा है, तो इसको L2 से दिखा देते हैं, बटे में A2 हो जाएगा। तो अब लंबाई कितना दुगना हो गया है पहले से, तो 2L हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो गया, पहले से आधा हो गया है, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये नीचे का 2 ऊपर में चला जाएगा, तो नीचे का जब 2 ऊपर में जाएगा तो यहाँ पर 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और रो एल बटे क्या बचेगा, A1। यही पहले वाला प्रतिरोध है, तो पहले वाला प्रतिरोध का मान रख देंगे, तो पहले वाला प्रतिरोध से कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। पहले वाला प्रतिरोध से कितना गुना, 4 गुना हो जाएगा। तो यही इसका आंसर निकल के आएगा। तो बाद में जो रेजिस्टेंस होगा, पहले वाला रेजिस्टेंस का कितना, 4 गुना देखने को मिलेगा। तो लंबाई दोगुना करने से सिर्फ लंबाई बढ़ता तो प्रतिरोध भी क्या हो जाता, दुगना हो जाता। लेकिन लंबाई दोगुना करने से इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाता है, घट जाता है। और क्षेत्रफल घटेगा तो अभ्यास है कि क्षेत्रफल यहाँ पर घट रहा है, तो 2 से ये घट रहा है, तो 2 ऊपर चल जा रहा है, इसलिए जो प्रतिरोध हो रहा है वो 4 गुना बढ़ जा रहा है पहले के तुलना में। क्लियर है, इस बात को ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करना है, यह कभी कभी पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब जो हम लोग पढ़ना है प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोध दो प्रकार से किसी चीजों में क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। प्रतिरोध को हम लोग दो तरीकों से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। एक होता है समान श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ते हैं। कितना हो प्रतिरोध है, एक क्रम होता है जोड़ने का, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा। तो जो क्रम होता है दो प्रकार से जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, तीन प्रतिरोध के लिए मान के चल रहे हैं। माना कि R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को दिखाते कैसे, मान लिए तीन प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को कैसे दिखाते हैं, श्रेणी क्रम में एक के बाद मान लो कि ये प्रतिरोध है, इसका एक टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल, फिर दूसरा टर्मिनल से एक और प्रतिरोध जोड़ दिए, फिर इस वाले टर्मिनल से एक और प्रतिरोध जोड़ दिए। जब इस प्रकार से लगातार जोड़ते हैं इसको हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम। इसको एक कोई विभवांतर दे दिए, इसको हम लोग वोल्टेज को V से दर्शा दिए। अब देखिए श्रेणी क्रम का बेसिकली पहचान क्या होता है, जब इसमें से धारा निकलेगा ना तो धारा कहीं पर बटेगा नहीं। देखो धारा बट रहा है, एक ही तार में बहते हुए चला जा रहा है, धारा बट नहीं रहा है। तो यही चीज देखने को रहता है कि जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध तभी होता है जब उसमें धारा का कोई बंटवारा नहीं होता है। मतलब जहां से धारा निकल के गया था पहुंच भी वहीं पे रहा है, इसमें कहीं पर भी बट नहीं रहा है, कहीं पर भी बटना नहीं चाहिए, फिर वो श्रेणी क्रम नहीं कहलाएगा। जहां से निकल के गया वही कहीं पर बिना बटे यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल के पास पहुंच जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, श्रेणी क्रम। जहां से पॉजिटिव से निकल के बिना बटे निगेटिव पे पहुंच जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर है। अब यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे तो ये हो गया R1, R2, R3। अब ये श्रेणी क्रम बोला जा रहा है, धारा बट नहीं रहा है, मतलब सब में धारा क्या होगा, तो ये भी ध्यान में रखना है जितना भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है सब में धारा समान होता है, इसलिए कि इसमें धारा नहीं बटता है। लेकिन ये जो विभवांतर होता है ये विभवांतर बट जाता है। ये जो भी विभवांतर पूरा को दिए हुए है ये भी विभवांतर बट जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर को हम V1 मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर को V2 मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर को V3 मान लेते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग ओम का नियम यूज करेंगे, ओम के नियम से हम लोग इसको सॉल्व करना चाहेंगे। तो देखिए यही विभवांतर तीन विभवांतर में क्या है, बटा हुआ है। यही जो विभवांतर है तो टोटल विभवांतर की दिए है, तीन प्रतिरोधक के विभवांतर में क्या है, तो श्रेणी क्रम में विभवांतर जो होता है बट जाता है, लेकिन धारा नहीं बटता, धारा सब में क्या होता है, समान होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। मतलब अभी हम कुल विभवांतर को अगर दिखा दे, अगर हम कुल विभवांतर को दिखाए तो क्या लिखाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है, V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम के नियम जो यूज करते हैं तो ओम के नियम मान लेते हैं कि ये तीनों प्रतिरोध को मिलाकर कोई एक प्रतिरोध के मान के बराबर हो सकता है। ये तीनों प्रतिरोध की जगह इसका तुल्य एक डायग्राम बनाते हैं। ये तीनों प्रतिरोध की जगह कोई एक प्रतिरोध लगा दे जो तीनों का काम करे, उसको R इक्विवेलेंट बोलते हैं। और इसको R श्रेणी क्रम में तो इसको इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं, तो RS से दिखा देते हैं। तो ये तीनों का प्रतिरोध का अकेला ये काम करेगा, उसको हम लोग RS से दिखाते हैं। तो हिंदी में इसको RS को हम लोग क्या कहेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध जिसको हम लोग इंग्लिश में भी चाहो तो लिख सकते हैं, इसको हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये जो यहाँ पर इस वोल्टेज के लिए ओम का नियम लगाएंगे तो वोल्टेज का ओम का नियम क्या होता है, I इंटू R होता है। तो धारा में तो इसमें भी धारा वही रहेगा, धारा में तो कोई अंतर नहीं आएगा, तो धारा वही रहेगा तो I इंटू R। लेकिन यहाँ पर ये तुल्य और टोटल वोल्टेज वाला है, तो टोटल वोल्टेज में जो प्रतिरोध है वो क्या है, RS है। तो यहाँ पर I इंटू RS हो जाएगा। यहाँ पर V1 का बात करेंगे, इसमें भी V1 का मतलब हो गया R1 के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। R1 में धारा तो I ही रहेगा, सिर्फ प्रतिरोध चेंज हो जाएगा, तो I इंटू क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, I प्रतिरोध अलग अलग रहेगा, धारा वही रहेगा, I इंटू R3 हो जाएगा। अब यहाँ से जो I होगा इसमें तीनों में से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो I RS बराबर यहाँ पर आ जाएगा I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से I से I क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो RS जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है। तो जब भी
अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और उसका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए दे तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्लियर है। उसी प्रकार से अब यहाँ पे ये सिर्फ तीन तीन रेजिस्टेंस था। यदि यदि मेरे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस है, एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है, बहुत सारे मतलब डॉट 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 Rn, कितना रेजिस्टेंस है मेरे पास, R को रेजिस्टेंस है, तो सभी का अगर तुल्य निकालना है तो सिंपल क्या करना है, सभी को जोड़ देना है। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 दिखा देना है Rn तक, इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। ये इधर का पार्ट है, ध्यान में रखना है। उसके बाद ये लिखे, ठीक, लास्ट में। तो ये अगर बहुत सारे प्रतिरोध है, सभी प्रतिरोधों को जोड़ देंगे तो उसका तुल्य प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। मतलब उस अकेला उतना प्रतिरोध का काम वो अकेला करेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोग श्रेणी क्रम हो गया। एक सेकंड थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्लियर है। ले चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। ये हो गया हम लोग का श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में दो चीजें ध्यान में रखना था कि सब में क्या होता है, सब रेजिस्टेंस में जो धारा होता है, जो करंट होता है, सब में समान होता है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होता है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं हम लोग समांतर क्रम का। समांतर क्रम में पहले हम लोग 3 के लिए मानते हैं, उसके बाद हम लोग n के लिए मानेंगे। तो मान लेते हैं कि माना कि R1 R2 तथा R3 समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। क्लियर है। पहले ये मान लेना है। समांतर क्रम में होता क्या है, इसका डायग्राम होता कैसा है और समझना है। इसमें प्रतिरोध जो होता है आमने सामने इस प्रकार से समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। इसको हम इस प्रकार से दिखाते हैं, ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक। और इसी से क्या करते हैं, एक बैटरी को जोड़ देते हैं जिसका वोल्टेज हम लोग मान लेते हैं V है। अब प्रतिरोध को वही एक R1 R2 और R3। इसमें क्या होता है कि ये देखो तार में जब भी यह तार से अगर पॉइंट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाते हैं तो इसका विभव में कोई अंतर नहीं आते चाहिए। इधर भी विभव में अंतर नहीं है, मतलब ये तीनों के बीच का जो विभव होगा, जो विभवांतर होगा, वो क्या होगा, समान होगा। R1 का भी समान होगा, R2 का भी, R3 का भी विभवांतर जो होता है क्या होता है, समान होता है। लेकिन जैसे यहाँ पे धारा I बह रहा था तो ये 3 तार यहाँ से निकला हुआ है। एक जगह से क्या है, 3 तार निकला हुआ है, यहाँ से क्या है, 3 तार निकला हुआ है। और जब 3 तार निकला हुआ है, धारा बटने लगता है। मान लेते हैं कि इसमें धारा I1 गया, इसमें धारा I2 गया, इसमें धारा I2 गया। जब धारा बट गया इसका मतलब ये है कि क्या है, ये समांतर क्रम है। एक और बात ध्यान में रखना है कि समांतर क्रम का फॉर्मूला तभी यूज करते हैं जब ये धारा बटा, इस प्रतिरोध के तुरंत बाद ये फिर धारा क्या हो जाना चाहिए, एक ही बिंदु पर मिल जाना चाहिए। जितना बटा हुआ है और वो सब एक ही बिंदु पे जाके फिर मिलेगा, मतलब फिर से ये कहां से स्टार्ट हो जाएगा, I मिल जाएगा। मतलब तीनों को फिर मिलकर क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। तो जब बटा और फिर से क्या हो जाना चाहिए, I हो जाना चाहिए, तभी जाके हम बोलेंगे कि ये तीनों के तीनों समांतर क्रम में है। नहीं तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर नहीं ऐसा हो रहा है मतलब तीनों के तीनों समांतर क्रम नहीं होगा। जैसे कि अगर हम बता रहे, अगर मान लो कि ऐसे रहता है, यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है, और यहाँ पे अगर इस तरह से अगर रहता, तो अब ये इसको हम ये दोनों को आमने सामने देखकर हम ये नहीं बोल देंगे कि ये समांतर क्रम में है। इसको आमने सामने देखकर समांतर क्रम नहीं बोलेंगे, इसलिए कि ये दोनों में जो धारा बटा है आपस में ये दोनों एक टर्मिनल पर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, इसलिए ये दोनों के दोनों समांतर क्रम नहीं कहलाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। इस प्रकार से हम लोग आगे क्वेश्चन में समझेंगे। अभी बात यहाँ पे क्लियर हो गया, इसमें धारा क्या होगा, अलग अलग होगा, जो विभवांतर होता है उस समान होता है। अब यहाँ पर सिंपल चीजें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो I धारा था वही 3 धारा में बटा हुआ था। I को क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर है। अब इसका भी एक तुल्य बना लेते हैं। तुल्य का मतलब ये है कि ये तीनों प्रतिरोध की जगह कोई एक प्रतिरोध लगा देंगे जो तीनों का क्या काम करेगा, तीनों का काम करेगा। तो इसका तुल्य का मतलब यही है कि तीनों की जगह कोई एक प्रतिरोध लगा देंगे। तो यहां से तीनों की जगह क्या किए,
कोई एक प्रतिरोध लगा दिया, यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध को आरपी से दिखाएंगे इसलिए इसको पैरेलल बोलते हैं। क्लियर है? और यहाँ पर वोल्टेज तो वही रहेगा V और धारा इसमें I रहेगा, तो ये तुल्य प्रतिरोध बन के आ गया। इतना क्लियर है? अब अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां से अब ये आई वाला में भी ओम का नियम लगेगा, तो आई का फॉर्मूला क्या होता है? V बटे R होता है, यही फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अब देखो ये तो तुल्य वाला धारा है, तो तुल्य वाला धारा में V कितना है? V तो V ही है, और R कितना है? RP है। RP को यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध के नाम से जानेंगे, जैसे पीछे हम लोग लिखे थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। I1 पे आ जाते हैं, तो I1 का जो विभवांतर है, बोले थे विभवांतर समान रहता है यहाँ पे जितना है, तो I1 का विभवांतर V है, प्रतिरोध कितना है? R है, तो V बटे क्या होगा? R1 हो जाएगा। यहाँ पे I2 का भी विभवांतर वही है, V बटे R2 हो जाएगा। सबका विभवांतर इसमें क्या होता है? समान होता है। बस यही दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, उसमें धारा समान होता है, इसमें विभवांतर समान होता है। इधर से ऊपर से V कॉमन कर लेते हैं, ये आ जाएगा R1 बटे RP बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। इससे क्या हो गया? V कॉमन हो गया, तो V यहाँ का भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और जब कट जाएगा तो यहाँ से ये क्या आ गया? तो यहाँ से आ गया 1 बटे RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। कहने का मतलब ये है कि जब समांतर क्रम में रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, मतलब सबके जगह कोई एक प्रतिरोध काम करेगा, वो उसका मान कितना होगा, तो इस प्रकार से निकालना है। जब समांतर क्रम रहेगा तब पैरेलल क्रम रहेगा। अगर यही हम लिख लेते हैं कि मेरे पास अगर n प्रतिरोध है, R1 R2 R3 डॉट 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 Rn, तो n प्रतिरोध है, तो इसका तुल्य कैसे लिखाएगा? 1 बाई RP इक्वल टू, सबको उल्टा करके जोड़ देना, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट 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 1 बाई Rn। ये सबको उल्टा करके जोड़ देंगे तो उसका तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला होता है समांतर क्रम का। समांतर क्रम, श्रेणी क्रम हम लोग दोनों ने देख लिए। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से हम लोग क्या हो जाए? क्लियर हो जाए, किसी तरीका कोई दिक्कत ना रहे। क्लियर है? अब देखो एक और चीज याद रख सकते हैं, जो घरों में वायरिंग होता है वो बेसिकली समांतर क्रम में होता है, इसलिए सबको समान वोल्टेज देना रहता है। अगर समान वोल्टेज नहीं देंगे तो लाइट समान नहीं करेगा, इसलिए कि उसको इक्विपमेंट पर साफ साफ लिखा रहता है कि इसको कितना वोल्टेज चाहिए। बॉल देखो तो बॉल पर शायद 220 या 240 लिखा रहता है, तो उसको उतना वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर समांतर क्रम में नहीं जोड़ेंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ने के कारण उसका उतना वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो उस प्रकार से वो लाइट नहीं करेगा। क्लियर है ना? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9 वोल्ट की किसी बैटरी को, 9 वोल्ट की बैटरी है जिसमें कितना प्रतिरोध जोड़ा जा रहा है? 0.2 ओम का, 0.3 ओम का, 0.4 ओम का, 0.5 ओम का, 0.6 ओम का, 4 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जा रहा है। किसमें जोड़ा है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो 4 ओम के प्रतिरोध में कितने विद्युत धारा पावर? देखो हम लोग बात करते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ रहे, 4 ओम का प्रतिरोध में विद्युत धारा का बात कर रहा है। हम बोल रहे कि अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है तो 4 ओम का क्या है? किसी में भी पूछ दे, सब में धारा क्या होगा? समान ही होगा। 0.2 में पूछ दे, 0.3 में पूछ दे, 0.4 में पूछ दे, सब में धारा समान होगा। तो बेसिकली अगर हमको धारा निकालना है, तो धारा निकालने के लिए, कुल धारा निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? तो हमको यहाँ पर कुल विभवांतर दिया हुआ है। विभवांतर सब में अलग अलग होता है ना। अगर सिर्फ 4 ओम का प्रतिरोध का विभवांतर पता रहता तो धारा भी निकाल लेते। विभवांतर तो सबका पता है हमको, तो सबका अगर विभवांतर पता है और धारा सब में समान ही होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? RS निकाल लेते हैं, मतलब तुल्य प्रतिरोध सबका निकाल लेते हैं। और श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है सबको क्या करते हैं? डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तुल्य प्रतिरोध में सब जुड़ जाएगा, 0.2 0.3 0.4 प्लस 0.5 प्लस 0.6 प्लस 4, सबको जोड़ा जाए। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 5 11 11 4 11 4 15 15 3 18 18 2 20, मतलब यहाँ पे ये क्या है? 20 आ रहा है। एक अंक बाद सब में दशमलव, 2.0 आ जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। तो दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं बनता है। 2 है और 2 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। यहाँ से RS जो निकल के आ गया 6 ओम हो गया। हमको पता है ओम के नियम से कि I बराबर क्या होता है? V बटे R। R यहाँ पे टोटल R लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पे I, तो V कितना है? तो V हम लोग का दिया हुआ है 9 वोल्ट,
और आर आया है 6, ये कटेगा 3 3 के 9, 3 दूना के 6। इसको दशमलव में लिखेंगे तो 1.5 आएगा, तो 1.5 ओम क्या हो जाएगा, धारा है। तो धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो 1.5 एम्पियर इसमें धारा प्रवाहित होगा। तो किसी में भी 0.2 में पूछा, 0.3 में पूछा, इसलिए सबका क्या होता है, सब में अलग, सब में समान धारा होता है। तो धारा का मान 1.4 निकल के आ जाएगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग कि दो प्रतिरोध है, एक 4 ओम का, एक 12 ओम का प्रतिरोध का प्रतिरोधकता समांतर क्रम में जोड़ा गया तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है। समांतर क्रम में जोड़ा है दो वो प्रतिरोध को, समांतर क्रम में जब जोड़ा है दो प्रतिरोध को, तो सिंपल फॉर्मूला होता है समांतर क्रम का 1/Rp, तो दो को प्रतिरोध है तो 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 का मान 4 प्लस 1/R2 का मान 12। तो 1/Rp इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 12। कितना बार में जाएगा, 3 बार में। तो ऊपर में क्या 3 से गुना हो जाएगा, ये एक बार में तो 1 हो जाएगा। तो 1/Rp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/12। हमको पता है कि आरपी निकालना है, तो ये इतना ही पर नहीं छोड़ देना है। आरपी निकालना, इसको पलटना पड़ेगा। जब इधर वाला पलटेंगे तो उधर वाला भी क्या होता है, पलट जाता है। नीचे का यहाँ पे 1 का कोई मतलब नहीं बनेगा, तो आरपी बचेगा, या 12 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से 12 3 मरतबे कट जाएगा। तो आरपी जो निकल के आ गया कितना आ गया, 3 ओम आ गया। 3 ओम आ गया। एक और चीज ध्यान में रख सकते हैं यहाँ पे, या नोट डाउन करके भी लिख सकते हैं, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध पहले के प्रतिरोध से हमेशा क्या होता है, कम होता है। पहले के प्रतिरोध से हमेशा क्या होता है, कम होता है। जैसे देख सकते हैं ये 4 था, एक 12 था, तो समांतर क्रम में जब जोड़े तब प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बोला है कि 3 गो प्रतिरोध दिया हुआ है और किस क्रम में, जैसे समांतर क्रम को 5 क्रम भी बोला जाता है। तो 5 क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो सिंपल तीनों को उल्टा करके जोड़ देना है। डायरेक्ट हम लिख देते हैं 1/Rp इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। Rp इक्वल टू हो जाएगा, इसका तीनों का एलसीएम काट दिया, 15 30 हो जाएगा। ये कितना बार में जाएगा, 15 मरतबे, तो यहाँ 15, ये कितना मरतबे 10, और ये 6 मरतबे। 1/Rp इक्वल टू क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे 15 10 25 25 6 31 31/30 हो गया। अब यहाँ पे आरपी निकालना है, तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। थोड़ा देर पहले ही बोले थे। तो आरपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/31 हो जाएगा। इतना कटेगा नहीं, तो इतना ही पर छोड़ देंगे, 30/31 हो। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन दिया रहे। समांतर क्रम में देगा, श्रेणी क्रम में देगा तो डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, उसमें और आसान हो जाता है। देखो कुछ क्वेश्चन हम लेकर आए हुए जिसमें हम लोग को डायग्राम से क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान में रखना है, ए से बी के बीच में। किसके बीच में, ए से बी के बीच में। जो क्वेश्चन दे थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जो भी क्वेश्चन निकालने दे इसलिए दे, इसको यहाँ पे सोच लेना है कि यही टर्मिनल है और इससे क्या है, बैटरी जुड़ा हुआ है। इससे क्या है, जिस टर्मिनल से बोला है ए और बी के बीच में बोला है, तो ए और बी से एक तार निकालना है और उसको क्या दिखा देना है, बैटरी से दिखा देना है कि बैटरी से क्या है, जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे सोचना है कि जब धारा जाएगा तो धारा क्या होगा, यहाँ से बटेगा। धारा यहाँ पे बट रहा है, मतलब बटेगा मतलब क्या है, वो समांतर क्रम में नहीं रहेगा। बटेगा मतलब क्या, क्यों, श्रेणी क्रम में नहीं रहेगा। श्रेणी क्रम में धारा नहीं बटता, तो बटेगा तो ये श्रेणी क्रम में नहीं रहेगा। जब यहाँ से यहाँ से धारा क्या हो रहा है, बट रहा है। धारा क्या हो रहा है, बट रहा है। तो बटने टाइम में क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से देख समझना है। यहाँ पर बटेगा, देखियो बताए थे कि ये जो धारा बट रहा है, यही दोनों का प्रतिरोध का आपस में ये मिल जाता, तो ये दोनों हम क्या कहते हैं कि ये समांतर क्रम में बट कर ये आपस में अगर मिल जाता तो बोलते क्या है, समांतर क्रम में। लेकिन बट कर यहाँ पे अलग ही रह रहा है, ये समांतर क्रम में नहीं कहलाएगा। लेकिन जो इसमें धारा आएगा वही इसमें धारा होगा, जो इसमें धारा होगा वही इसमें धारा होगा। ध्यान समझिएगा, जो 40 वाला ओम में धारा होगा, यहाँ पे बट रहेगा, यही सेम तार में जा रहा है ना, इसमें जो धारा होगा वही इसमें धारा होगा। मतलब ये दोनों को दोनों क्या कहलाएगा, तो ये दोनों को दोनों समांतर श्रेणी क्रम में कहलाएगा। इसमें धारा नहीं बट रहा है 40 और 60 में। श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो पहले ये दोनों का निकालेंगे, ये दोनों का तुल्य प्रतिरोध जो होगा कितना होगा, 40 + 60 हो जाएगा, जो कि कितना निकल के आएगा, 100 ओम।
मतलब ये दोनों की जगह हम एक लगा सकते हैं, कितना ओम का, 100 ओम का। तो अब यहाँ पे हम क्या दिखा सकते हैं, ऊपर वाला जैसे है वैसे रहने देंगे, ये 25 है 25 ही रहेगा, और यहाँ पे नीचे वाला जो है वो चेंज हो गया, 2 की जगह अब एक वो आ गया, कितना ओम का, 100 ओम का। यही बिंदु ए और बी है। अब देख सकते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अब यहाँ से जाएगा तो ये धारा बट रहा है, लेकिन ये दोनों में बट रहे हैं, वापस फिर क्या हो जा रहा है, एक ही जगह मिल जा रहा है, बट कर वापस क्या हो रहा है, दोनों एक ही जगह मिल जा रहा है, मतलब ये दोनों का दोनों क्या है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का तुल्य पता होना चाहिए कि 1/rp लिखो या 1/rb लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 2 पट्टे होते 1/25 हो जाएगा, बटे 1/100 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 100, ये 4 मरतबे जाएगा और ये 1 मरतबे जाएगा, तो 1/rp हो गया। तो 1/rp इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा। बताया था निकालने का कि दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। आप पलटेंगे इधर, इधर नीचे में 1 आएगा तो 1 का कोई मतलब नहीं बनेगा, तो ये 100/5 हो जाएगा, ये कटेगा 20 मरतबे, तो आरपी का जो मान आ गया कितना आ गया, 20 ओम आ गया। क्लियर है, इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ये पहला का आंसर होगा। ठीक, चलिए हम लोग दूसरा का आंसर देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हैं। ये 1 नंबर क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का पार्ट 2। पार्ट 2 को थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि अगर यहाँ और यहाँ से, यही बोले ना कि यहाँ से मान लेना है कि धारा निकल के आ रहा है, इसमें धारा जो आया, अब यहाँ से धारा क्या हो जा रहा है, बट जा रहा है। ध्यान देना है, ये दोनों में जो धारा बट रहा है वापस फिर के क्या हो रहा है, धारा मिल जाए। जो 2 में धारा बटा वापस मिल गया, मतलब ये दोनों का दोनों किस क्रम में होगा, तो ये दोनों का दोनों श्रेणी समांतर क्रम में होगा। धारा बटने का, जिसमें धारा बटेगा वो समांतर क्रम, और धारा बटने के बाद फिर क्या हो रहा है, वापस मिल जा रहा है। जैसे बटा और मिला, मतलब उसको पहले दोनों को सॉल्व करेंगे, इसमें कोई कुछ भी अभी पता नहीं चल रहा, ठीक है, इसको पहले दोनों को सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करेंगे हम बी नंबर का, तो पहले उसका 1/rp निकालेंगे। तो 1/rp कितना का हुआ, 1/8 प्लस 1 नीचे कितना 8 ही है, तो 1/8 हो जाएगा। तो 1/rp जो आएगा, ये 2 बट नीचे समान होता है, ऊपर डायरेक्ट जुड़ जाता है, इसको पलटना पड़ेगा तुल्य निकालने के लिए, तो 8 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 4 मरतबे, तो ये क्या आ गया, 4 ओम आ गया। ठीक, मतलब क्या है कि अब ये पूरे की जगह हम क्या लगा सकते हैं, 4 ओम लगा सकते हैं। ध्यान देना है, पहले ए टर्मिनल से जो निकल के जा रहा है, पहले से यहाँ पे 4 है एक, फिर ये दोनों की जगह अब एक ही को लगाना है 4 ओम का, ये दोनों की जगह एक को लग जाएगा 4, और फिर अंत में भी एक 4 है, तो 3 को 4 लगातार हो गया। अब तो सिंपल ये दिख रहा है, सिंपल ये दिख रहा है, ये एक ही धारा में प्रवाहित होगा, सब में धारा समान होगा, मतलब ये क्या है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम का जो तुल्य निकलता है वो डायरेक्ट निकलता है आर एस, 4 + 4 + 4, 4 4 8 4 12, तो ये कितना हो जाएगा, 12 ओम निकल के आ जाएगा। क्लियर है ना। अब ये दोनों 2 क्वेश्चन है, सी और डी, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको बना के बताना है। नहीं आएगा तो इसका डिस्कशन हम लोग बाद में कर लेंगे। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग यहीं पे एंड रखेंगे, और आप सही तरीका से अगर वीडियो देखेंगे तो साफ आपको क्लियर हो गया होगा, प्रतिरोध के बारे में जितना चीजें होते हैं सभी चीजों का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले कि नए वीडियो का आपको अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।